बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मार्का हक बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ वाज़े फतह और बरतरी के तनासब से हवाले से आज मुल्क भर में यौम तशक्कर मनाया गया और इसका मकसद ये था कि अल्लाह ताला की हमें नुसरत हासिल रही भारत के खिलाफ और हमने उनको जो ऐसी मार इस दफा पिलाई है कि बरसों याद रखेंगे। इस सिलसिले में आज मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़रा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं गैर मुल्की, उन्होंने इस पर बड़ी तादाद में शिरकत की। खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का यह कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद रियासत है और पाकिस्तान की हरगिज़ ये ख्वाहिश नहीं थी कि पाकिस्तान भारत से झड़प करे, लेकिन भारत की जानिब से पाकिस्तान पर 6 और 7 की दरमियानी शब बुज़दिलाना हमला किया गया, जिसके जवाब में अब हमने 1, 2, 3, 4 या 5 नहीं बल्कि 6 उनके फिजाई तैयारे मार गिराए। उनका कहना था कि 9 मई को भारत की जानिब से दोबारा इश्तियाल अंगेजी हुई और उसके बाद हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिसके बाद हमने उनको ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया जिसका डंका हर सू बज रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से हमने स्पेशल ट्रांसमिशंस भी की। आज यौम तशक्कर के हवाले से हम इस सिलसिले में प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अदीब सिद्दीकी साहब ने। अदीब सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच तो में वक्त देने के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है कि इस दफा एयर कम्बैट हुआ और बहुत से मुबस्सिरीन की राय में कि इस एयर कम्बैट ने फैसला किया इस जंग का जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई। 6 तैयारे हमारी पाक फिजाइये ने उनके गिराए। उनकी जानिब से भी बहुत सी बातें की गई। उनके जो एयरफोर्स के तर्जुमान थे और उन्होंने नंबर नहीं बताया कि कितने पाकिस्तान के तैयारे गिराए, क्योंकि वो हकायक पर मबनी बात नहीं थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज यौम तशक्कर मनाया गया, आप समझते हैं कि ये मौका है पाकिस्तानियों के लिए फख्र करने का और इसके साथ साथ ह्यूमिलिटी के साथ, आजी के साथ जब सजूद होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौदू किया, और आपको, नाजरीन को, सबको मेरी तरफ से सलाम और बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ तक आपने कहा ये तशक्कर का यौम तशक्कर है, तो जितना भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने फतह भी दी, और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने वो माहौल क्रिएट किया जिसमें हमारी लीडरशिप, जिसमें सिपह सालार हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल बाबर ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे क्या कहते हैं फ़िज़ाई जो एक किस्म की जंग हुई, जो एयर बैटल हुई है। और इसके पीछे एक बहुत सारे महरक़ात हैं। ये इस तरह से नहीं अचीव होता है एक रात में उड़ गए और ये आपने ये 6 जहाज़ गिरा दिए, आपने 3 रफ़ाइल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज और उनका एक इजरायली ड्रोन जो है वो गिरा दिया। हेरोन। दिस इज अ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन है जो कि 20 से 35,000 फुट के दरमियान ये उड़ता है। रिकॉनेसेंस उसकी वो खासियत है, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जब एयर चीफ मार्शल बाबर ने टेक ओवर किया मार्च ये 2021 में, तो उससे कुछ जुलाई 2020 में रफाल इंडिया में आने शुरू हो गए थे। अच्छा, और ये तकरीबन 2022 तक ये सारे रफाल आ गए थे। दिसंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, दिसंबर 2021 में S-400 भी इन्होंने इंडा कर लिया। कतकलाई बाज़त अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरूर, वफाकी वजीर हैं बराए कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान। अमीर मुकाम साहब मुस्लिम लीग नवाज के खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। अमीर मुकाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अमीर मुकाम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, दोबारा हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सर प्लीज मैं ये कह रहा था कि फिर उन्होंने इस दौरान ये रफाल और S-400 जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम लिया, ये काफ़ी उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है अपना इंडिया की। इस पे चीफ ने क्योंकि क्या कहते हैं वो थ्रेट असेसमेंट करके यह रियलाइज किया कि अगर हमने कोई कम्बैट अपनी कैपेबिलिटी ना बढ़ाई तो इंडिया ज़रूर हम पे ये अटैक इस किस्म का करेगा। तो वो फिर उन्होंने पिछले 3-4 साल में J-10Cs का नाम आपने सुना,
JF-17 Block 3, उसके साथ BVR मिसाइल्स वगैरह, Okay. ये सारी चीजें। आपसे मैं दोबारा माजरत जी, खाऊं, मैं please. देखता हूं कि अगर मेरा राब्ता Please, जुड़ please. गया है। अमीर मुकाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीर मुकाम साहब बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया। अमीर मुकाम साहब ने वफाकी वजीर हैं बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं, बहुत शुक्रिया। अमीर मुकाम साहब, आज आप भी मौजूद थे, यौम तशक्कर के हवाले से मरकजी तकरीब किया गया पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में, बताइएगा क्या तासुरात थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पूरा अहाता किया 22 अप्रैल पहलगाम वाक़े के बाद से लेकर 10 मई जिस दिन हमने भारत को एक दंदान शिकन जवाब दिया। मैं चाहूंगा आप उन शोधा के फैमिली से भी जाकर मिले, उनसे इज़हार यकजहती भी आपने खुद जाकर किया। आप वजीर बराए कश्मीर उमूर हैं और सारा मामला जो है वो कश्मीर से मुतल्लिक है। पहले तो चाहूंगा पीटीवी के व्यूअर्स को इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपके क्या अपने मुशाहिदात हैं? तो आज बिल्कुल एक तारीखी दिन था और इसमें तमाम मकातबी फिक्र, हर किस्म सहाफ़ी, हमारे दूसरे फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, हर फील्ड से ताजिर, दूसरे फील्ड से पॉलिटिशियन और तीन अफवाज के जवान और उनकी लीडरशिप और स्पेशली खासकर उनकी फैमिलीज, उन शुहदा की फैमिली, उन जख्मियों की फैमिलीज वही मौजूद थे। और इस तरह का एक पूरे एज ए नेशन नजर आ रहा था, पूरी कौम नजर आ रही थी। और जिस तरह आखिर में पिक्चर बना रहे थे, दूसरे एक्टिविटीज थे, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबके साथ मिले भी, तमाम फैमिलीज के साथ उनके पास गए भी। तो उनमें वाकई एक बहुत बड़ा जज्बा था, बहुत बड़ा वलवला था, उनको फख्र था इस पर, उनके चेहरों पर एतमाद था, ट्रस्ट था और खुशी थी कि वही हमारे जवानों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बेटों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी और मुल्क को इतनी बड़ी फतह दिलवाई। अमीर मुकाम साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। आप उन शोधा की फैमिली से भी मिले, मैं देख रहा था तक भाई आप गए, जो जख्मी हुए हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई। क्या जज्बात थे शोहदा की फैमिलीज के? जाहिर बात है भारत के खिलाफ हमने यकसुई का मुजाहरा देखा, सियासी तौर पर भी और दिफाई तौर पे तो हमने ज़बरदस्त किस्म की अपनी तैयारी बताई। भारत जो है वो इस गरूर में था कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता रोंद डालेगा। मैं चाहूँगा वो भी हमारे व्यूअर्स साथ शेयर कीजिएगा। हम वो विजुअल्स भी चला रहे हैं जब आप उनकी फैमिली से मिले या जब आपने जो जख्मी हुए हैं उनकी अयादत की। मतलब सबसे पहले तो मैं वही, अगर इंडिया को गलतफहमी हुई तो उनका ये ख्याल था कि जो लोग बॉर्डर पर रह रहे, एलओसी पर रह रहे, वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ है ही नहीं और वो एंटी पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान के साथ है। तो वो चीज तो उनके बिल्कुल मफरूजा साबित हो गया और उन लोगों ने साबित कर दिया कलेक्टिवली कि वो पाकिस्तानियत पर फख्र करते और पाकिस्तान के साथ भी है और अफवाज पाकिस्तान के साथ भी है। जो जज्बा इस अटैक से पहले में गया एलओसी पर, अटैक के बाद भी गया और अटैक से पहले भी। जब उन्होंने इल्जाम लगाया तो इसके बाद कि हम बदले लेंगे वो, तो उन हालात में, सख्त हालात में जब वो वही में गया और मैंने उनका जज्बा देखा तो बिल्कुल काबिल दीद था और उनमें एक तड़प थी पाकिस्तानियत के लिए और पाकिस्तान के लिए। अभी जो बात अभी जब मैं गया और उनके शुहदा के फैमिली से मिला और सीएमएच अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में जख्मियों के साथ मिला और फिर बड़े बड़े तमाम मुतासरीन, जो लोग मीन बॉर्डर पर रह रहे, उन मुतासरीन की हमने रियली भी निकाली है और उनके जलसे भी किए, उनसे मेरी मुलाकात भी हो गई। तो वाकई उनका जो जज्बा था वो अनबिलीवेबल, उनको बिल्कुल फख्र था इस पर कि हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमारे शहादत हुए। इस वैसे भी एक दफा जाना है तो इस मुल्क के लिए और कौम के लिए तो हमारे लिए एजाज अनर है। मैं आपको एक वही में फॉरवर्ड का होटल में था तो डिप्टी कमिश्नर और दूसरे वही लोकल लोग मुझे ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो उन्होंने वही किस्सा सुनाया कि जो लोग एलओसी पर है, हमने सबको कहा कि हम आपको यहाँ से हटाते, रिप्लेस करा देते, आप दूसरे जगह में गए, दूसरे केस में, ट्रेड्स में, मुख्तलिफ जगहों में दूर, मगर उनके देखिए सबने इनकार कर दिया कि जब तक हमारा एक एक फौजी जवान यहाँ है और वो लड़ रहा है तो हम भी उनके साथ जो भी आना है आने दो,
تو انہوں نے وہ اپنی گھر بار بالکل نہیں چھوڑی. انڈیا کے ساتھ ساتھ چند قدموں کے فاصلے پر سامنے اس کا فوج اور اس طرح پاکستان کا فوج. تو اس نے کہا کہ ہم, انہوں نے مجھے بتا دیا کہ سب نے کہا کہ ہم اپنے افواج کو, ان جوانوں کو کس طرح چھوڑے, ہم ان کے پشت پر ہے اور یار آئیں گے, جو بھی آنا ہے ان کو فیس کریں گے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ ایک جذبہ انڈیا میں نہیں ہے, یہ ہم میں ہماری جیت کا اصل وجہ بھی ہے. یہ پوری قوم میں ایک جذبہ ہے اور آگے یہ ہے ہی نہیں. وہی تو لوگ تو ان کے افواج کی انٹی ہے, اور یا جو لوگ ہیں وہ سپورٹ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارا فوجی ہے. یہ ایک ہی نہیں, ہر ایک لڑنے کے لیے بھی تیار ہے اور ہر ایک میں بہت بڑا جذبہ بھی. امین خان صاحب, یہ بھی مجھے بتائے گا کہ آپ کشمیر کے وزیر ہیں, یہ سارا معاملہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر, جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے جو بربریت کا بازار گرم ہے, اس کے نتائج بھی یہ واقعات ہوتے ہیں. پہلگام کا واقعہ ہے, اس سے پہلے پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا. آج بھی وزیر پاکستان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب تک سے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا, بھارت ہیلے بہانوں سے فالس فلیگ آپریشن کرانے ساتھ پاکستان پہ اشتعال انگیزیاں اس کی جاری رہیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا ہے, اور اس میں انہوں نے اپنی ٹویٹ پہ بھی لکھا کہ میں چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر میں ثالث کا کردار ادا کروں, بحیثیت وفاقی وزیر برائے کشمیر امور, آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر اب ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے؟ مطلب ہے کہ یہ دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. آج دوبارہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی شام کو جو دوبارہ تقریر کی, اس میں بھی کلیئر کٹ کر دیا کہ ہماری اصل ڈسپیوٹ وہی ڈسپیوٹ جو 77 سالوں سے آ رہا ہے, اور ہم ان مقبوضہ جموں کشمیر جس پر انڈیا زبردستی قابض ہے اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کے تحت ان کا جو فیصلہ ہونا ہے وہی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کر رہے, مگر اس میں روز بروز نئی زیادتیں کر رہے ہیں. جس طرح 2019 میں ان کی آئینی حیثیت اور ایک جداگانہ اسٹیٹس کو انہوں نے ختم کرا دیا. تو آج دوبارہ وزیر اعظم پاکستان نے وہی کہہ دیا کہ اصل میں جڑ جو ہماری ہے وہی مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو ہے. تو انڈیا کو جب تک ہمارے ساتھ اس ایشو پر نہ بیٹھ جائے, اس کو ریزالو نہ کرے اور ان لوگوں کو اختیار نہ دے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے, تو اس علاقے میں دیر پا امن نہیں آ سکتی. اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی بھی ہے, سفارتی کامیابی بھی ہے بہت بڑی, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا تو اس میں اس نے پہلی دفعہ وہی کشمیر کا ذکر بھی کیا اور اپنے سروسز کی آفر بھی کی کہ اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہوں. تو بہت بڑی بات ہے. ہم اپنی یہ لابنگ جاری رکھیں گے اور انڈیا کو مجبور کرا دیں گے کہ آخر میں آپ کو بیٹھنا ہوگا اور اس مسئلے کو حل کرانا ہوگا. سر, آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ 18 مئی تک جو ہے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے ابھی بھی جو ہے وہ جو بیانات آ رہے ہیں, ان کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان سے صرف بات چیت ہوگی ٹیررزم کے حوالے سے, اور وہ آزاد کشمیر کو کے حوالے سے بات ہوگی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسی گنجائش نکل پائے گی کہ پاکستان اور بھارت ان معاملات پر بات چیت کے لیے ایک میز پر بیٹھے؟ ڈی جی ایم اوز کی سطح پہ تو سیز فائر میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے, کیا آپ کو ایسے نظر آتا ہے؟ زمینی حقائق کیا بتاتے ہیں ایز اے فیڈرل منسٹر کے کوئی بات چیت آنے والے دنوں میں ہوگی, اور یہ جو ایسکیلیشن ہوئی تھی اب ڈی ایسکیلیشن کی طرف بڑھے گا بھارت؟ نارملی میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاؤں گا, اور جب تک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم بات کریں گے اور جو ہمارا کشمیر ہے اس پر بات کریں گے اور دہشت گردی پر بات کریں گے. یہ تو ان کا اپنے لوگوں کو مشغول مصروف رکھنے کے لیے, جس طرح انہوں نے پہلے 10 منٹ کے اندر پاکستان پر الزام لگایا, تو وہ ضرور بھی بات کرے گا, ان کی اپنی مرضی. مگر جب تک ہماری یہ صلاحیت ہو, جو ہمارے افواج پاکستان کی کیپیبلٹی ہو, ہماری سیاسی لیڈرشپ, جس طرح شہباز شریف صاحب نے مظاہرہ کر دیا اور آج بات بھی کر دی کہ ہر موقع پر ساری ہسٹری بھی بیان کر دی کہ کیا ہوا ہمیں اس میں کس طرح, ہماری سیاسی لیڈرشپ کا یہ ویل بھی ہو, یہ جذبہ بھی ہو, اور پوری قوم کا بھی اور پوری قوم بھی ساتھ کھڑے ہو, تو وہ جو بھی کہے اس کا اپنا کہنا ہے. مگر ہمارے سب سے بڑی ڈیفنس لائن یہ ہے ہمارے مضبوط افواج پاکستان اور ہماری قومی یکجہتی جو موجود ہے.
तो ये चीजें हमारे साथ हो तो फिर वो जुर्रत नहीं कर सकते दूसरी चीजों पर आने के लिए। मगर हमारी डिमांड अभी पहले से ज्यादा तेज होगी कि हम मसले कश्मीर का हल चाहते हैं और इस पर आपको हमारे साथ बैठ, अगर वो दहशतगर्दी की बात करते तो हमसे ज्यादा दहशतगर्दी किसने फेस की, हमसे ज्यादा मतलब है कि 1 लाख तक शहादतें हुई, क्या क्या नहीं हुई है, तो मतलब है कि हमसे ज्यादा तो दुनिया में किसी ने फेस नहीं की, वो माशी तौर पर भी और जानी तौर पर भी जितने हमारे लॉसेस हुए हैं। तो ये तो हमारी कोई दूसरी बात नहीं है, यहाँ भी और वही भी, वो तो हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार है। हम हर वक्त इस बात के लिए तैयार है कि जाफर एक्सप्रेस से लेकर कहीं कहीं तक कई जो वाकयात हुए वही दहशतगर्दी किसने करवाई, किसने फंडिंग की, कौन इसमें मुलविस है। हम तो अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, वो तो अपनी जगह। मगर हमारा असल डिस्प्यूट वही मकबूजा जम्मू कश्मीर का इशू है। जब तक इंडिया इस पर बैठे न और इसको रिजॉल्व न करे तो ये तनाज़ात जारी रहेगा और या देर पा अमन नहीं आएगा। लास्ट में सियासी यकसुई हमने देखी। अमीर मुकाम साहब, आप एक सियासतदान हैं, खैबर पख्तूनख्वा PMLN के सदर हैं और बड़े अरसे से पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। आप समझते हैं कि जो सियासी यकजहती देखी, अब इसको हम आगे लेकर जाएं, जो इख्तलाफात हैं उन्हें पसे पुश डालकर, चाहे वो हिज़्ब इख्तलाफ की जमात PTI है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं या दीगर जमातें, वो सारी हुकूमत के साथ खड़ी थी, मुत्तफ़िका करारदाद कौमी असम्बली और सैनेट से पास हुई। इस सियासी यकसुई को कैसे आगे ले जाया जा सकता है अपने दीगर इशूज़ के हवाले से भी? ये हमारे साथ बहुत अच्छी बात है और ये मतलब है किसी के साथ खड़े होने की बात नहीं, अपने आप के साथ खड़े होने की बात है, क्योंकि हम सबका है। जब बात पाकिस्तानियत की आती है तो हम हर एक को इस पर तरजीह देना चाहिए और इसी तरह वाकई मेच्योरिटी का मुजाहरा करा दिया गया और पूरी कौम एक पेज पर नजर आई। और ये वही लड़ते हैं, हर एक को पता है कि हमारे फोर्सेस लड़ते हैं, एयर फोर्स है, बड़ी फौज है, नेवल फोर्स है, मगर उनको इससे हौसला मिलता है, उनको इससे खर्च मिलता है कि पूरी कौम रियलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं अपने जाने दे रहे हैं, तो कौम को उसका एहसास है, तो इससे पहले से 10 गुना ज्यादा जज्बे से लड़ते हैं। तो वो एक मैसेज उनको मिल गया कि पूरी कौम हमारे साथ है और हमारे पुश पर खड़े हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम इस मिट्टी और इस साहिल के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश अमीर मुकाम साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की। व्यूअर्स, फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम साहब गुफ्तगू करते हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। दोबारा स्टूडियोज में आएंगे, हमारे साथ नशिस्त करें एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सदीकी साहब। अतीब साहब, माजरत आपके पास वक्फे से आ रहा हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं चाहूँगा कि एज ए एयरफोर्स एयर वाइस मार्शल के ओहदे से आप मार्शल रिटायर हुए हैं, जब कौम पीछे खड़ी हो तो एज ए पायलट जब आप शाहीन के तौर पे जहाज उड़ा रहे होते हैं, क्या जज्बा होता है? ज्यादा आपको जो है उससे तकवीयत मिलती है? उसमें कोई शक ही नहीं है। जब कौम आपके पीछे हो, आपको पता है आप एक कौम आपके पीछे है, तो आपका मोराल इतना हाई हो जाता है कि बस आप हर कुछ भी कर बैठने को तैयार हो जाते हैं। तो शहादत तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन शहादत हमारे लिए कुछ, वो सब इसके लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये जज्बा होता है। और कौम पीछे हो तो ये जज्बा तो 10 गुना बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये मुझे बताएगा कि बहुत से मैं मुबस्सिरीन की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, जो मिलिट्री कमेंटेटर्स हैं, परवीन सुहानी हैं भारतीय, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई और आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता, वैसे मतलब जंग की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर कभी जंग दोबारा होती है पाकिस्तान भारत के दरमियान तो एयर ही की वॉर होगी ज़्यादातर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स से, जैसे आप बता रहे थे अपनी गुफ्तगू में, कि जो मौजूदा एयर चीफ मार्शल है उनका एक विजन है, उसके तहत उन्होंने एयरफोर्स को आगे लेकर गए। आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि हमारे पास जो J-10C है, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, जो और हम लोगों ने जिस किस्म के एयर कम्बैट में अपना हुनर दिखाया, हमारे पायलट्स की स्किल तो अपनी जगह पर मुनफरद मुकाम रखती है, हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि ये जो हमारा जो इंडिया है उनको इस दफ़ा बहुत बड़ा सबक मिला है। मार पड़ी है, बड़ी मार पड़ी है, 6 तैयारे उनके गिरे हैं। तैयारे उनके गिरे हैं। दूसरी बात ये है कि वो ये समझ रहे थे कि रफ़ाल के आने से ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को जो वो लेके आए हैं पिछले कई सालों में, इसके बाद, और क्योंकि अगर आपको याद हो पुलवामा के फ़ौरन बाद
मोदी ने ये कहा था कि अगर हमारे पास रफाल होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। यस, तो वो अब रफाल भी आ गए। रफाल के साथ क्या कहते हैं अपना 2021 में S-400 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी जो आ एयर गए। डिफेंस सिस्टम है जी, जो एयर डिफेंस सिस्टम है और वो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। लेकिन जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस तरीके से उसको इंटीग्रेट किया, वो उसने उनको समझ में नहीं ना आने दिया। वो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है, साइबर है, सैटेलाइट है, जो एयरक्राफ्ट हैं, जो अपना एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स हैं, ग्राउंड बेस्ड जैमर्स हैं, उस सबको इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया था कि उनको टोटली ब्लाइंड कर दिया गया। दिस वाज अ नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। हर चीज़ को इस तरीके से नेटवर्क किया गया कि हर पूरी पिक्चर जो वहाँ बैटलफील्ड में, एयर बैटलफील्ड में थी, इट वाज वो अवेलेबल थी अपना ऑप्स रूम में। हमारे चीफ वहाँ पे सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। इसी तरह वो पिक्चर हवा में भी थी और बाकी जगहों पे थी। तो इट वाज अ टोटली डिफरेंट वॉर, एयर वॉर दैट दिस वाज कंडक्टेड। एंड ये हमें करना था। ये ना करते, ये कैपेबिलिटीज ना लेके आते तो ये इसका हो सकता था बिल्कुल ये नतीजा उल्टा होता, क्योंकि उनकी ये इस दफा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान का जहाज गिराना ही गिराना है। और वो एक झूठा प्रोपेगेंडा भी F-16 के हवाले वो से चल तो- रहा है। वो बरका तो दत्त साहिबा कह रही होती है हमेशा कि हैं। बल्कि आपने वो करण थापर साहब का वायर पे, एक अमेरिकन मेरे ख्याल में डिफेंस एक्सपर्ट है, उनकी जब गुफ्तगू सुनी होगी तो इस पे उन्होंने जवाब में भी कहा कि बकवास, बिल्कुल बिल्कुल कि ये absurd है। जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उनके मीडिया के हवाले से, वो बफूनरी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। यानी एक तरफ हमारा मीडिया है, एक तरफ उनका मीडिया है। तो वो तो टोटली हर फील्ड में वो उनको मार पड़ी है, हर फील्ड में। अब ये बताएगा कि 18 मई तक जो है वो सीज फायर एक्सटेंड हुई है। आपको क्या लगता है, क्या भारत अब डीएस्केलेशन की तरफ जाएगा या इस माहौल को बरकरार रखेगा, एग्रेसिव पोस्चरिंग रहेगी? मेरा हिसाब से इसको जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसकी एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, उसकी एक सियासत है। उन्होंने झूठ पे मबनी अपनी सियासत को चलाना है, अपने अवाम को उन्होंने बहुत कुछ झूठ बताना है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये पोस्टरिंग जो है, मैं समझता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट के होते हुए, मोदी के होते हुए उन्होंने ये रखना है। नहीं, आप समझते हैं फौजी इसी तरह एग्रेसिव मोड में रहेंगी, अलर्ट पे रहेंगी? अलर्ट पे हमें तो रहना है। अच्छा, हमें तो रहना है, हमें विजिलेंट रहना है, बिकॉज आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने सीज फायर खुद मांगा। सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप सालसी बने, जैसे आपने कहा। उसको अब किस मुंह से ये अपना आगे अग्रेसिव पोस्टरिंग करेंगे। लेकिन आपने नोट किया होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो उन्होंने अपना जो अभी पीछे स्पीच दी थी, उन्होंने 4 पॉइंट उसके अंदर रखे थे। तो उस 4 पॉइंट्स में जो सबसे ज्यादा वो है कि जी टेररिज्म को हम एक्ट ऑफ वॉर समझें, और ये न्यू नॉर्मल है उनके मुताबिक, वो न्यू नॉर्म है कि अगर कोई ऐसा वाकया हुआ जी 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 तो फिर हम उनके मुताबिक बैकर्स की तरफ जाएंगे जो उनकी पुश्त पे हैं, उसकी पुश्त पे हैं। तो बेसिकली ये ठीक एक मजाक बना लिया है इन्होंने। क्या इसका मतलब ये है कि जी अगर जाफर एक्सप्रेस पे जिस वक्त इंडिया ने ये टेररिस्ट अटैक करवाया था तो हम मिसाइल लेके दौड़ पड़ते उनके पीछे, या कुछ भी टेररिस्ट अटैक हमारे मुल्क में होता है तो हम मिसाइल लेके दौड़ना शुरू कर दें? यही चाह रहे हैं मोदी। तो लेकिन आप समझते हैं कि ये माहौल अभी इस तरह बरकरार रहेगा? इस तरह से अपने अवाम को दिखाने के लिए वो ये माहौल बरकरार रखेंगे, और हमें उसके लिए अलर्ट रहना हमें होगा। हर वक्त इनके साथ तो हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। जहां तक बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ना, उसको कभी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और टाइम इज अप। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने मायराना राय से हमें नवाजा और हमारे व्यूअर्स को भी आगाह किया। और इंजीनियर अमीर मुकाम साहब जो आज यौम तशक्कर के सिलसिले में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में मरकजी तकरीब उसमें मौजूद थे, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, जैसे अभी एयर वाइस मार्शल साहब कह रहे हैं कि हमें अलर्ट रहना होगा, हम यौम तशक्कर मना रहे हैं, हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, हमें करना भी चाहिए, हमारी तारीख का ये प्राउड मूवमेंट्स है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अयार और चलाक दुश्मन है उसकी मूव्स पर भी हमें कड़ी नज़र रखना होगी। ये आज के शो का टेक अवे है। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। हर वक्त बर वक्त